फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं मिड कैप कैटेगरी के वन लेजेंडरी फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस वीडियो में आगे HDFC मिड कैप फंड के अलावा मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं, खासकर वैसे फंड्स जो कि फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उन फंड्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप दूसरों पे अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम HDFC के मिड कैप फंड का डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि डिफरेंट होराइजन्स में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। उसके बाद हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके साथ। सो ओवरऑल इन सारे डिटेल से हमें ये पता चल पाएगा कि HDFC के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सारे डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स हैं और इनके रिटर्न्स को आप कंपेयर कर सकते हैं इनके बेंचमार्क के साथ। तो सारे होराइजन्स में इनके बेंचमार्क का रिटर्न भी यहाँ लिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप सारे बेंचमार्क्स को देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले सारे होराइजन्स में ये फंड ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। लाइक 1 ईयर में बेंचमार्क ने 34.4% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 44.64% का रिटर्न दिया। तो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न है। सिमिलरली 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सारे होराइजन्स में ये फंड अपने बेंचमार्क को रिटर्न वाइज बीट कर पा रहा है। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज हम ये बोल सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। जब भी हम किसी भी फंड का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट पे उनका परफॉर्मेंस चेक करना शायद बहुत अच्छा नहीं है। आइडियली हमें कुछ डिफरेंट डेट्स पे उस फंड का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्योंकि जो फंड डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में, डिफरेंट होराइजन्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जनरेट करता है, उसी फंड को हम एक काफी अच्छा फंड बोल सकते हैं। यहाँ पे आप इस फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये पीरियड था जब कोविड के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न ऑलमोस्ट 37% गिरा था। इसीलिए मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब मार्केट गिरेगा तो ये फंड्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे। इसीलिए जब भी आप इन फंड्स में अपना एक्सपोजर लें तो इस बात को ध्यान में रखें। ऑल्दो रिटर्न्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क के मुकाबले देखें तो ये फंड कम गिरा है। सिमिलरली 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर में भी अगर आप देखें तो फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था बेंचमार्क के मुकाबले। 10 ईयर में देखिए उस समय भी 11% प्लस का रिटर्न जनरेट किया था इस फंड ने। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर डेट पे भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस फंड का। यहाँ पे आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं 31 दिसंबर 2019। कोविड के समय जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है ये। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क उस समय लास्ट 1 ईयर में -3.4% गिरा था, जबकि ये फंड अबाउट 1% का रिटर्न दे रहा था। सिमिलरली दूसरे होराइजन्स में भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन के लिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिड कैप कैटेगरी का 15.75% एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा नहीं है ये। इनफैक्ट आइडियली आप जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करें किसी भी फंड का तो आपको कंपेयर करना पड़ता है डिफरेंट फंड्स का कि सबका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा, उसके बेसिस पे आप कमेंट कर पाते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कम है ज़्यादा। लेकिन हाँ, हम रेगुलर बेसिस पे फंड्स का रिव्यू करते हैं तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है इस फंड का। बीटा 1 से कम है यहाँ भी। सो ओवरऑल रिस्क एटलीस्ट 3 ईयर होराइजन में कम है। शार्प रेशियो 2 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब भी किसी भी फंड का शार्प रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो उस फंड को ये माना जाएगा उस फंड के बारे में कि वो फंड अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। और अगर 2 के आसपास है किसी फंड का शार्प रेशियो, तब तो माना जाएगा कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे इस फंड का अगर अल्फा देखें तो 4.35 का है, जो कि अच्छा अल्फा है। 5 ईयर होराइजन में अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फंड का ज्यादा है।
तो यहाँ पे ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की फंड था, क्लियरली आपको पता चल रहा है। शार्प रेशियो कोई खास नहीं था, अल्फा 1.73 था, तो 5 ईयर होराइजन में भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस फंड का। सो ओवरऑल अभी तक हमने इस फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये पता चलता है कि ये फंड एक अच्छा फंड है, क्योंकि बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, साथ ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी इस फंड का अच्छा रहा है। लेकिन जब भी आप किसी भी फंड को इवेल्युएट करें या फिर अगर आपको किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो बेंचमार्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के अलावा आपको ये भी देखना होगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके मुकाबले उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्योंकि अगर वहां भी उस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है दूसरे टॉप फंड्स के मुकाबले, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो फंड काफी अच्छा फंड है। यहाँ पे आप मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने एचडीएफसी मिड कैप का ही परफॉर्मेंस रखा है। तो यहाँ पर आपने अगर एडिलवाइस, कोटक, मेरे, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन, पीजीएम इंडिया, क्वांट और एसबीआई के मिड कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उसका डिटेल्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। लाइक नीचे अगर आप देखें तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ही परफॉर्मेंस इसके आसपास है, थोड़ा ज्यादा है। दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है लास्ट 1 ईयर में, एटलीस्ट 3 ईयर्स में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें 5 ईयर या फिर 10 ईयर, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 10 ईयर में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न जनरेट कर रहा है ये फंड करंट डेट का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे यस, दूसरे टॉप फंड्स के मुकाबले भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो यस हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल ये फंड काफी अच्छा फंड है। यहाँ पे अगर आप दूसरे फंड्स का परफॉर्मेंस देखें, दूसरे मिड कैप फंड्स का, तो एडिलवाइस मिड कैप जस्ट अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर ऑनवर्ड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये फंड तो बिल्कुल करंट परफॉर्मेंस बेसिस काफ़ी अच्छा फंड है। कोटक का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है अभी लास्ट 1 ईयर में, लेकिन अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड काफ़ी अच्छा है। मिड कैप का भी नियर टर्म में अंडर परफॉर्मेंस आया है लास्ट 1 ईयर में मेरे एसेट मिड कैप का, लेकिन 3 ईयर में परफॉर्मेंस ठीक रहा है क्योंकि बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहा है। मोतीलाल ओसवाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, मतलब रिटर्न वाइज काफी अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया है इस फंड का। निपॉन इंडिया ग्रोथ का अगर आप देखें तो अगेन रीसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है लगभग लास्ट 1 ईयर में। उसके अलावा दूसरे होराइजन में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन हाँ सरप्राइजिंगली 10 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। पीजीआई इंडिया मिड कैप जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, उसका अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन अगेन अगर आप 3 ईयर में परफॉर्मेंस देखें, 5 ईयर में देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्वांट मिड कैप अगेन मैंने लाइक रिसेंटली एक डिटेल वीडियो भी क्वांट फंड्स पे पब्लिश किया था, क्लियरली मैंने बताया था कि अंडर परफॉर्मेंस यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो क्वांट मिड कैप का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन हाँ अगेन लॉन्ग टर्म में 3 ईयर 5 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और 10 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। एसबीआई मैग्नम अगर आप देखें तो 1 ईयर में बेंचमार्क को जस्ट बीट कर पा रहा है, और रेस्ट होराइजन्स में तो परफॉर्मेंस अच्छा है। सो ओवरऑल देखिए ये कुछ अच्छे फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी के। तो यहाँ पे एचडीएफसी का तो क्लियर हो गया कि फिलहाल करंट परफॉर्मेंस वाइज फंड काफी अच्छा है दूसरे फंड्स के मुकाबले भी मिड कैप कैटेगरी के। और अगर यहाँ पे कुछ फंड्स जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप देखिए लाइक मेरे का फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पीजीएम का काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए इन फंड्स का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो मोस्टली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस या थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस मोस्टली आ रहा है ग्रोथ स्टॉक्स के कारण। ग्रोथ स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर ज्यादा है। इनफैक्ट मेरे के काफी सारे फंड्स आपको थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, पीजीएम इंडिया के भी फंड्स आपको अंडर परफॉर्मिंग कर, दूसरे फंड्स भी। तो जब भी ये ग्रोथ स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है वापस आएगा, मोस्टली यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस अच्छा दिखने लगेगा। तो लाइक एक्सिस में भी यही हो रहा है, आपको पता होगा एक्सिस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज में। तो ग्रोथ स्टॉक्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल तो परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी बिल्कुल डाउन एंड आउट है, परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने अगर आप देखना चाहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स में तो थोड़ा और टाइम देना होगा। तो इस साल का एटलीस्ट हमें टाइम देना होगा। मोस्टली नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये जो परफॉर्मेंस है इन टॉप फंड्स का जो थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आया है, मोस्टली ऐसा लगता है
कि नेक्स्ट ईयर से इनका परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखें कि परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा, तभी वापस आ जाएगा जब ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। अगर ओवरऑल मार्केट ही डाउन है तब तो ये सारे फंड्स ही डाउन होंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट का परफॉर्मेंस जैसा कि अभी चल रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, उस तरह का अगर परफॉर्मेंस मेंटेन रहता है तो इन फंड्स का ही परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे के लाइव स्ट्रीम में आप लोग का मिड कैप के फंड्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज थे कि कुछ फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ फंड्स काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पास्ट में सालों से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, स्टॉक पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक है, मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स के कारण अगर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, तो देखिए अगर अच्छे फंड्स हैं तो आपको 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया है, उन्हें आइडियली आप होल्ड करें। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ पे इन फंड्स का भी जो परफॉर्मेंस है मोस्टली वो वापस आएगा और जल्दी ही वापस आएगा। तो आइडियली अगर अच्छे फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है, तो हमें अच्छे फंड्स को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब परफॉर्मेंस उनका जब वापस आएगा तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न्स हैं इन फंड्स के वो अच्छे लगने लगेंगे। यहाँ पर आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का आईयूएम, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एक्सपोजर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एवं बहुत ज्यादा बड़ा है इस फंड का, 42,000 करोड़ के आसपास, ह्यूज एयूएम। इतना बड़ा ईएम के बाद भी फंड अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, तो ग्रेट गोज टू द फंड मैनेजर। बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क मैं आगे से ट्राई करूंगा बेंचमार्क को भी ऐड करूं इन डिटेल्स के साथ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये देखिए, बेंचमार्क इनका है निफ्टी मिड कैप 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज जो मिड कैप की 150 स्टॉक्स हैं उसमें ही करता है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखिए, ये हमेशा ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, बट देन जो पुराने फंड्स हैं उनका एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली अभी भी काफी ज्यादा है, 0.91%। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग 18.31, मिड कैप के लिए कम है पी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में भी इनका अच्छा एक्सपोजर है, खासकर एचडीएफसी है तो आपको पता है पीएसयू स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर होगा। एनुअल टर्नओवर काफी कम है, 16% का। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा बाय एंड सेल नहीं होता है। आप लोग का क्वेरीज जनरली आता है, सर एनुअल टर्नओवर अगर ज़्यादा है तो क्या फंड खराब है? देखिए, एनुअल टर्नओवर से ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि फंड अच्छा है या खराब है, सिर्फ इससे इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में पता चलता है। एनुअल टर्नओवर अगर ज़्यादा है, लाइक 60, 70, 80 या इवन सम केसेस 100% प्लस भी कुछ फंड्स का एनुअल टर्नओवर होता है, उसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 1 ईयर में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का कितना बाय एंड सेल किया है। अगर ज़्यादा किया है तो एनुअल टर्नओवर ज़्यादा होगा, अगर कम किया है तो एनुअल टर्नओवर कम होगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको किस तरह का फंड चाहिए, आपका कंफर्ट कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जनरली फंड मैनेजर्स को अच्छे स्टॉक्स को खरीद कर उसे होल्ड करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके, तो वहाँ पे तो आपको कम एनुअल टर्नओवर के फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फंड मैनेजर्स को अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में बाय एंड सेल काफी ज्यादा करना चाहिए, और आपको लगता है कि वैसे ही फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, तो फिर आप वैसे फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका एनुअल टर्नओवर ज्यादा या फिर काफी ज्यादा है। लाइक क्वांट फंड्स का जनरली आप देखेंगे एनुअल टर्नओवर ज्यादा होता है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे फंड्स का एनुअल टर्नओवर जनरली थोड़ा कम होता है। इक्विटी एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो 94% के आसपास है, मतलब थोड़ा एक्सपोजर इन्होंने भी कैश और डेट में रखा हुआ है। फंड मैनेजर है मिस्टर चिराग, 2007 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, काफी पुराने फंड मैनेजर हैं, उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मिड कैप कैटेगरी के फंड को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, और रेस्ट वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है 68.7%। लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 11% का, और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है अबाउट 18% का। यहाँ पर आप फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल में काफी बड़ा एक्सपोजर है 21.5%, कैपिटल गुड्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है 17.49%। जनरली कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे ना, तो उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन इनका पी रेशियो भी कम है इस फंड का। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली ये जो कैपिटल गुड्स का एक्सपोजर लिया गया है ना, वो पीएसयू स्टॉक्स के थ्रू लिया गया है, इसीलिए इनका पी रेशियो ओवरऑल कम है।
इसके साथ ही इन्होंने सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर्स में भी एक्सपोजर लिया हुआ है। यहाँ पर आप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो पी रेशियो कम था। पीएसयू स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था, ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ऑलमोस्ट 4% का एक्सपोजर है, पीएसयू कंपनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल गुड्स की कंपनी है, यहाँ पे पीएसयू कंपनी है, 3.4% का एक्सपोजर है। इंडियन बैंक में भी 2% से ज्यादा का एक्सपोजर है। तो पीएसयू स्टॉक्स में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। साथ ही दूसरे स्टॉक्स भी देखें तो अच्छा पोर्टफोलियो है, लाइक इंडियन होटल्स है, मैक्स हेल्थ केयर है, चोलामंडलम आपको पता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, इंडियन होटल्स का भी रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही सुंदरम फास्टनर्स, टाटा कम्युनिकेशंस। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, ज्यादातर अच्छे स्टॉक्स हैं इस पोर्टफोलियो में। सो अभी हमने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल्स चेक किया है। तो ओवरऑल अच्छा फंड है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, फंड मैनेजर बहुत पुराने हैं, सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो आपको इस फंड का चेक करना होगा मार्केट कैप एलोकेशन की, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में एलोकेशन किस तरह का है। साथ ही आपको सेक्टर एलोकेशन देखना चाहिए कि किन किन सेक्टर्स में एक्सपोजर है। लाइक यहाँ कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर बहुत बड़ा है रिलेटिवली, फाइनेंशियल सेक्टर में तो ज़्यादातर फंड्स का आप देखते होंगे एक्सपोजर ज़्यादा रहता ही है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही इस फंड के साथ एक और यूनिक पॉइंट रहता है एचडीएफसी के फंड्स के साथ खासकर कि यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स का भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठती हैं तो इस तरह के फ़ंड को कंसिडर किया जा सकता है। देखिए किसी भी कैटेगरी में आपको 3, 4, 5 अच्छे फंड्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा फिट बैठता है। ओवरऑल बेसिस दैट आप खुद के लिए एक सुटेबल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ सो कॉल्ड नंबर 1 फंड, वैसे फंड जिसने लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, उस फंड के लिए नहीं जाए। आप सुटेबिलिटी देखें, फंड अच्छा हो, बिल्कुल अच्छा हो, लेकिन साथ ही वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल भी हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डिस्क्लेमर एज ऑलवेज, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप किसी फंड या स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।